हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम यूएससीएमए के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी पार्ट 1 के सेक्शन ए के करीबन करीबन 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4th लेक्चर की तरफ डिस्कशन कर रहे हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट, हम लोग जो हैं यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है पहले से ही चीज़ें पढ़ रखी है, बस आप केवल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आए हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम सपोर्ट पैकेज के हैं, तो इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अटैम्प्ट करने चाहिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है? ऐसे कैश फ्लो वगैरह या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर। द प्रेजेंटेशन ऑफ मेजर क्लास ऑफ ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट such as receipt from customer less the major class of operating cash disbursement such as cash paid for merchandise is best described as। क्या बोल रहा है ये बताओ। सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना है। बोल रहा है कि जो प्रेजेंटेशन है ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट का, जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स लेस मेजर क्लास ऑफ ऑपरेटिंग कैश डिसबर्समेंट मतलब पेमेंट। पेमेंट्स में एग्जाम्पल लिखा है इसने सच एज कैश पेड फॉर मर्चेंटाइज। मर्चेंटाइज मतलब गुड्स परचेज का। सिंपल बात करें तो अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कैश रिसीव जैसे यहाँ पे है, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने सच एज रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। तो जो कस्टमर से जो पैसा रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, उसमें से लेस करने के लिए बोल रहा है ये लेस पेमेंट्स टू या पेमेंट्स फॉर मर्चेंटाइज। ठीक है? ये चीज क्या है? इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा जो फॉर्मेट है अपन कहाँ काम में लेते हैं कैश फ्लो के अंदर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या डायरेक्ट मेथड में यूज आता है क्या ये? कैश मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम इन कन्फर्मिटी विद द GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो इसका आंसर है ए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर ही हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो कैश रिसीव होता है उसमें से सारे के सारे कैश पेमेंट्स को लेस करके दिखाते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट मेथड याद है तो हम उसमें क्या करते हैं, जितना भी कैश रिसीव होता है वो डायरेक्टली लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जैसे कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। फिर उसमें से लेस करते हैं पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स या कैश परचेजेस। ठीक है ना? ये सब चीज़ें लेस होती है और लास्ट में बचता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? और फिर लास्ट में उसमें से टैक्सेस भी लेस कर देते हैं। अगर आपको ध्यान है तो कैश सेल्स कोई होगी तो वो आ जाएगी यहाँ पे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। ठीक है? और पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है? ये पेमेंट टू क्रेडिटर माइनस हो जाएगा, कैश परचेजेस माइनस हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट जा रहा है वो माइनस कर देंगे। क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो सिंपल जो रिसीव्ड है उसको प्लस कर दो और जो पेमेंट है वो उसको माइनस कर दो, और लास्ट में से आप टैक्सेस पेड है ना वो भी लेस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड भी लेस कर देंगे। ठीक है? ये होता है क्या डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड बनाना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनडायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब जैसे बोल रहा है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा होता है ऐसा। इनडायरेक्ट मेथड में हम शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऐड करते हैं, जो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं क्योंकि वो हम लेस कर चुके होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं क्योंकि वो ऐड हो चुकी होती है, तो वो ऐड नहीं होनी चाहिए थी, उसको लेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। होप आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? करेक्ट आंसर इज ए। देखो स्टूडेंट्स, हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, मेरा कहने का बार बार एक ही
बात रहती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो गलती ये करते हैं, वो क्वेश्चंस पहले करना चाहते हैं, चीज़ों के पढ़ना अच्छे से नहीं चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि नहीं पढ़े हम ढंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हिट करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है, ये जुगाड़ वाली तैयारी होती है। जुगाड़ सक्सेस नहीं होता है प्रोफेशनल एग्जाम में। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते तो चल जाता, आप USCMA एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन स्पेट करो, फिर क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर वापस से अगेन क्वेश्चंस पे जाओ। ऐसे क्वेश्चंस की आपको, ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको 2000 MCQ सॉल्व करने हैं एक पार्ट के, सिंगल पार्ट के। और एक पार्ट के 2000 MCQ कितनी बार करने चाहिए आपको? 3 बार करने चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आपका एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ 100% चांस है, फिर आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, कोई इशू नहीं है। बस आपका एग्ज़ाम में आप जो उस दिन आप अटेंटिव रहो, ठीक। कई लोग बोलते हैं कि सर कोई अलग चीज़ आती है, कि अलग चीज़ नहीं आती भाई, अलग चीज़ क्यों आएगी, ठीक है। अब कैश फ्लो है, इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, अगर अभी अपन देख लो, आप लेक्चर 3 में भी कैश फ्लो के क्वेश्चन कर रहे थे, 4 में भी कैश फ्लो के क्वेश्चन हैं, हो सकता है आगे भी कैश फ्लो के और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप इतने सारे अगर क्वेश्चन करके जा रहे हो तो सारी वैरायटी आपको मिल जाती है, बट समझ के होने चाहिए क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि कोई रट्टाफिकेशन चल रही है, राइट। ये क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन डिक्रीज टू कैश फ्लो इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बताओ क्या कैश फ्लो को डिक्रीज करेगा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो तरीके से बनाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की वजह से क्या कैश फ्लो डिक्रीज होते हैं क्या? सोच के बताना, ठीक है। क्या डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल की वजह से ऐसा होता है? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ कॉमन स्टॉक एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। आंसर बताओ आप। सबसे पहले तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ कॉमन स्टॉक जो है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और कभी भी पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से तो कैश फ्लो इंक्रीज होगा, ना कोई डिक्रीज होगा। तो ये तो प्लस है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है डिक्रीज कैसे होगा, कब, कौन से केस में डिक्रीज होगा, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का डिक्रीज होना, भाई इन्वेंट्री क्या होती है? करंट असेट्स होती है, ठीक है। जब भी कोई असेट्स कम हो रही है, सोचो क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपने असेट्स को सेल किया है, क्योंकि आपने असेट्स को क्या किया है? सेल किया है, तभी स्टॉक कम हो रहा है। जब सेल करते हैं तो फ्लो कैश रिसीव होता है, पैसा आता है, ठीक है ना, पैसा बढ़ता है उस केस में, ना कि कम होता है। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, है ना, ठीक है। समझ रहे हो, दोनों केस में पैसा बढ़ रहा है। फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अब आप बोलोगे सर ये एक्सपेंस है ना, तो यहाँ पे तो कैश डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप याद करो, जब आप कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? नेट प्रॉफिट लिखते हो, उसमें एडजस्टमेंट फॉर के आइटम्स को प्लस माइनस करते हो। जैसे कोई भी आपने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? अमोर्टाइजेशन एक डेप्रिसिएशन की तरह एक्सपेंस होता है। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन की तरह एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस होता है कि डेप्रिसिएशन अपन टेंजिबल असेट्स पे लगाते हैं और इंटेंजिबल असेट्स का अमोर्टाइजेशन करते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है कि कैश एक्सपेंस है? सर अमोर्टाइजेशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस तो है नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐड बैक करते हैं नेट प्रॉफिट में। सर ऐड बैक क्यों किया? क्योंकि ये हम कैश फ्लो बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट में ये सब चीज़ें माइनस है। आप जब नेट प्रॉफिट निकालते हो, P&L बनाते हो, उसमें आप जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं P&L में डेबिट कर देते हो। तो नेट प्रॉफिट निकालते समय आपने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस, आपने पहले से माइनस कर रखा है। क्या इसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो हुआ क्या? नहीं सर, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। फिर भी आपने नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको माइनस कर रखा है। अब नेट प्रॉफिट आप जब आप कैश फ्लो निकाल रहे हो तो आप बॉटम टू टॉप चलते हो इनडायरेक्ट मेथड में। भाई इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं?
बॉटम टू टॉप अप्रोच लेते हैं, ठीक है। तो हम नीचे से चल रहे हैं, नीचे क्या है, सबसे लास्ट में क्या होता है, P&L के नेट प्रॉफिट होता है, तो इसलिए हमें ऐड बैक करना पड़ता है क्या, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है ना, क्योंकि पहले से लेस है। भाई कोई खर्चा पहले से लेस है तो उसे हम क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, ये कैश फ्लो क्या करेगा आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैश फ्लो, तो ये तो इंक्रीज करेगा कैश फ्लो है ना, डिक्रीज थोड़ा करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा कैश फ्लो जब आप अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को ऐड कर दोगे ना, नेट प्रॉफिट प्लस अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस तो इंक्रीज कर रहा है कैश फ्लो। डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल, आप जब इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो निकालते हो तो करंट लाइबिलिटी जब भी कम होती है, तो करंट लाइबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, आपने करंट लाइबिलिटी का क्या किया है, पेमेंट किया है। भाई कोई क्रेडिटर्स हैं, पहले क्रेडिटर 1 लाख के थे, अब क्रेडिटर 80,000 के हो गए, 20,000 के क्रेडिटर कम हो गए, तो आपने 20,000 इसका मतलब पे किया है, आउटफ्लो है वो, ठीक है। तो जब पे किया है, आउटफ्लो है, तो उसे लेस करेंगे, समझ में आया क्या। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल, यही आंसर होगा इसका बी, ठीक है। ये दे भी रखा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो खुद ही। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुड हेल्प इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड अदर टू असेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बोल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन कैश फ्लो में रिकॉर्ड होती है वो वेरियस पार्टीज को हेल्प करती है, ठीक है, वेरियस इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या अदर पार्टीज को हेल्प करती है, एक्सेप्ट द, अब क्या हेल्प नहीं करता है ना, मतलब आपको बताना है। कंपनी एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड मीट ऑब्लिगेशन, बताओ। कंपनी एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द कंपनी रिसोर्सेज, एंड लास्ट में नॉन कैश एंड नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। आंसर बताओ, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ABCD। देखो पहला, कंपनी एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड मीट ऑब्लिगेशन, क्या हमें कैश फ्लो से ये पता लगता है कि कंपनी जो है डिविडेंड पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही, बिल्कुल सर पता लगता है। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना, डिविडेंड पे करना क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। अगर हम कैश फ्लो किसी कंपनी का पढ़ें तो हमें साफ साफ पता लग जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। तो हमें पता लग रहा है, अगर हम इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर हैं, तो हमारी हेल्प कर रहा है ये, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें एक्सेप्शन पूछ रहा है कि क्या चीज़ नहीं है, है ना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कंपनी एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, क्या ये पता लगता है क्या, हाँ ये भी पता लगता है। कैश फ्लो पढ़ने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी की फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी है या नहीं है। कैसे पता लगता है भाई, कैश फ्लो आप कैश फ्लो से फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट कर सकते हो आराम से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर कैश आ रहा है कंपनी के पास, अच्छा खासा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, तो पता लग सकता है ना कि फ्यूचर में भी कंपनी पैसा जनरेट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इजीली पता लग जाता है कि कंपनी की एबिलिटी है या नहीं है फ्यूचर में जनरेट करने की कैश फ्लो। 4th वाला पढ़ो, कैश एंड नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। आप कभी, अब आप है ना माइंड में आ रहा होगा कि यार कैश फ्लो में तो सर केवल कैश वाले ट्रांजेक्शन शो होते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के, नॉन कैश ट्रांजेक्शन थोड़े शो होते हैं, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी शो करते हो। याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉर्मली हम कैश फ्लो कौन से मेथड से बनाते हैं, नॉर्मली हम कैश फ्लो जो बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। नॉर्मली हम कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, ये हम जानते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क कहाँ पे आता है, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनडायरेक्ट मेथड के ट्रांजेक्शन्स लिखते हो तो उसमें कई बार जैसे नेट प्रॉफिट के अंदर आप कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड करते हो, ठीक है ना, कुछ लेस करते हो, तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के भी एडजस्टमेंट ऐड लेस होते हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए, है ना, और फिर वो उसको इफेक्ट लेके आया जाता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाके, ठीक है। तो हम ये चीज दिखाते हैं एक्चुअल के अंदर, है ना, तो ये आंसर नहीं है इसका, ठीक है, ये भी शो करती है। सी पॉइंट पढ़ो, क्या कैश फ्लो से कंपनी के रिसोर्सेस के बारे में ये पता लगता है कि कंपनी उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रही है नहीं कर पा रही है,
नहीं, कभी भी नहीं पता लगता। ये पता है इधर इसने किसकी लाइन चिपकाई है? ये रेशो एनालिसिस की लाइन चिपकाई है इसने। रेशो एनालिसिस में एक रेशो होता है असेट टर्नओवर रेशो। असेट्स टर्नओवर रेशो, जितने भी टर्नओवर रेशोज होते हैं उनको एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज। वो बताते हैं कि कंपनी जो अपने रिसोर्सेज हैं क्या उसको अच्छे से यूज कर पा रही है नहीं कर पा रही है। ठीक है, कभी भी कैश फ्लो ये नहीं बताता कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देखो भाई, सोचना एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको ही पड़ता है, या फिर मैं कह लूं सोचना केवल हमें ही पड़ता है। सोचने का काम हम किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, चाहे किसी को कितने भी पैसे दे दें। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तू मेरे बिहाफ पे सोच ले, है ना, और चीज़ें मेरे को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है, सोचना आपको ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे जब सोचते हैं ना तो अपने दिमाग में क्या है, प्रेशर लगता है। ये प्रेशर आपको ही झेलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सोचने का काम आपको ही करना है। चलो, लैरी मिटशेल, एक और क्वेश्चन करते हैं। लैरी मिटशेल बेली कंपनी कंट्रोलर, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोलर होगा कोई, ठीक है, जिसका नाम है लैरी और कंपनी का नाम है बेली, इज गैदर डेटा फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर एंड, है ना, कि कंपनी के कैश फ्लो का कुछ डेटा आया है इसके सामने। मिटशेल इज प्लानिंग, ये जो फाइनेंशियल कंट्रोलर इज प्लानिंग टू यूज द इनडायरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट एंड हैज मेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैश फ्लो फॉर द पीरियड। ठीक है, क्या क्या है उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी। नेट इनकम है $1 लाख की। सिक्योरिटी परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 लाख सोल्ड फॉर 1,25,000। इसने एक सिक्योरिटी परचेज करी थी, ठीक है, कितने की? $1 लाख की, और उसको बेच दिया 1,25,000 में। सिक्योरिटीज परचेज मतलब क्या होता है? शेयर्स वगैरह परचेज करना, डिबेंचर परचेज करना। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ एडिशनल कंपनी स्टॉक, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर से पैसे कितने आए हैं? $10,000 के आए हैं। आपको बताना है करेक्ट अमाउंट टू बी शोन एज नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपसे केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो के बारे में पूछ रहा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बारे में नहीं पूछ रहा है। बताओ सर, क्या आंसर, कैसे आंसर करोगे इसका? बताओ। क्या अब पहले तो नेट इनकम जो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, अभी अभी हमने डिस्कस किया, जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाते हैं तो हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो क्या ये $1 लाख शो होगा क्या? हाँ बिल्कुल, $1 लाख शो होगा। नेट प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट है। फिर सिक्योरिटीज जो आपने परचेज करी इन्वेस्टमेंट पर्पस की, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट $1 लाख है, वो 1,25,000 में बेचा अपन ने। अच्छा, ये $1 लाख क्या है? ये नेट इनकम है ना। ये मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ अलग से? कहीं आप सोचो ये नीचे वाले 1 लाख हैं, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैंने ये 1 लाख ऊपर नेट इनकम जो है वो 1 लाख लिखा है, ये वाले। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना माइंड में। अब सिक्योरिटीज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, उसको बेच दिया हमने 1,25,000 में। बताओ, ये जो चीज है 1 लाख का अपन ने 125 में बेचा, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? सर, ये जो 1 लाख का अपन ने 125 में बेचा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करोगे 1,25,000 से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सर, हमने ये जो $10,000 के शेयर इशू करे हैं एडिशनल, ये कौन सी एक्टिविटी है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शेयर इशू करना, शेयर का रिडम्पशन करना, दोनों चीजें क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो सर अमाउंट जो है कैश फ्लो नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? $1 लाख ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, $1 लाख ही शो करेंगे। जो स्टार्टिंग का नेट इनकम था केवल वही आएगा और कुछ भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ड्यूरिंग द ईयर डी एक्वायर्ड अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव असेट्स फॉर $5,000। भाई डी कंपनी है, डी डेलटेक कंपनी है कोई, उसने एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव असेट्स को एक्वायर्ड किया, मतलब परचेज किया, एंड ऑल्सो बोरोड $10,000 फ्रॉम अ लोकल बैंक, और लोकल बैंक से $10,000 का लोन लिया है।
बताओ, दीज ट्रांजेक्शन शुड बी रिपोर्टेड ऑन डेल्टेक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, डेल्टेक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज, कैश फ्लो में कैसे रिकॉर्ड होंगे? सबसे पहले आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी $5,000, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी $10,000, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,000, फिर आउटफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आउटफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी आउटफ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या आउटफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका आंसर क्या होगा? देखो, जब आप कोई भी असेट्स को परचेज करते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, असेट्स परचेज करना, और क्योंकि आपने परचेज किया है तो ये आउटफ्लो है। ठीक है, ऐसे ही जब आप लोन लेते हो कहीं से भी तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होता है। लोन लेना इनफ्लो होगा, और असेट्स परचेज करना, इन्वेस्टमेंट्स परचेज करना हमेशा आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो अब देख लो आप क्या आंसर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। क्लियर क्या? तो क्वेश्चन देखो, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एट वाटर कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग पेमेंट फॉर द करंट पीरियड, परचेज ट्रिलियम स्टॉक। ये देखो कंपनी का नाम देखो क्या है, एट वाटर। इसने किसी ट्रिलियम कंपनी का स्टॉक परचेज किया। स्टॉक मतलब क्या होता है? शेयर्स। ठीक है, जब भी कभी लिखा हो परचेज स्टॉक, किसी कंपनी का स्टॉक परचेज किया, तो इसका मतलब आपने इन्वेंट्री नहीं परचेज किया है, शेयर्स परचेज किया है ना। ये चीजें क्या होती है? इंप्लाइड होती है। ये प्रिजम्पशन है, नॉट अजम्पशन। ठीक है, मतलब अपने आप ही प्रिज्यूम करना है ये चीज तो अपन को। डिविडेंड पेड टू एट वाटर शेयर होल्डर्स, कितना मतलब देखो इसने अच्छी लैंग्वेज यूज करी है। ठीक है, डिविडेंड पेड टू एट वाटर शेयर होल्डर्स, मतलब एट वाटर ये खुद ही है और इसके शेयर होल्डर्स को इसने डिविडेंड पे करा है। ठीक है, तो डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है? डिविडेंड पे करना, जब भी आप डिविडेंड पे करते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, डायरेक्टली चाहता तो ये डिविडेंड पेड भी लिख सकता था, लेकिन इसने टू एट वाटर शेयर होल्डर्स स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इसने खुद के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है। रीपर्चेज ऑफ एट वाटर कंपनी स्टॉक, कंपनी का जो शेयर्स हैं वो रीपर्चेज भी करे हैं। रीपर्चेज मतलब क्या होता है? रिडम्पशन करना। किस कंपनी के शेयर्स रिडीम करे हैं? खुद के। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, शेयर्स इशू करना और शेयर रिडीम करना दोनों की दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो ये रीपर्चेज करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अच्छा, परचेज ट्रिलियम स्टॉक, किसी और कंपनी के अगर आप शेयर्स परचेज करोगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। द अमाउंट टू बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ एट वाटर कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी। बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या अमाउंट जाएगा? ये जाएगा बस केवल 3 लाख का। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप कंफ्यूज कर सकता है ये। अगर आपको नहीं पता कि भाई रीपर्चेज रिडम्पशन का क्या होता है, शेयर रिडम्पशन का, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप 3 + 4 7 भी लगा सकते हो एग्जाम में टिक, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इतने आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। अगर आपको कोई जैसे कॉन्सेप्ट्स में डिफिकल्टी आती है तो आपको कॉन्सेप्ट वापस पढ़ना चाहिए, है ना। वैसे तो मैं क्या है कि बोलता हूँ कि हम कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो बार बार फिर मैं क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी बताने लग जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये रहता है। तो स्टूडेंट आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, है ना, बार बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और सबसे मेन बात जो USCMA एग्जाम के अंदर आपको याद रखनी है, एग्जाम टाइम पे देना है अपना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप मतलब 5-6 महीने सफिशिएंट होते हैं एक पार्ट के प्रिपरेशन के लिए। कई स्टूडेंट्स जो हैं कई साल लगा देते हैं एग्जाम देने में, 4-4 5-5 साल में भी एग्जाम नहीं देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपने 1-2 साल तक एग्जाम नहीं दिया तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो स्टूडेंट बाद में फिर एग्जाम देता है। तो चाहे आप भले ही वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, है ना, जॉब भी करते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपको एग्जाम टाइम पे देना है, अपनी तैयारी टाइम पे करनी है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप सोचें कि सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाए तो ऐसे तो केवल BCom की डिग्री मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल हार्श ट्रुथ है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ें, मतलब आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे
तभी ये चीज़ आपको रिटर्न देगी। पढ़ाई जो है समय मांगती है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस मांगती है और कमिटमेंट मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। तो अगर आप कमिटमेंट और डिसिप्लिन के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप एग्ज़ाम टाइम पे दोगे। और यकीन मानो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। जो विद्या है या सरस्वती माता है, वो कभी भी अपना कर्ज नहीं रखती है, चुका देती है। ठीक है, तो अगर आपने उसको समय दिया है तो वो आपको पक्का रिटर्न देगी। तो आपको बस इतना सा करना है कि ईमानदारी से डेली की डेली पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम टाइम पे प्लान करना है। 5-6 महीने मैक्सिमम होते हैं एक पार्ट के लिए, सफिशेंट है। चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.5-2 घंटे निकालोगे हो जाएगा। सैटरडे संडे टाइम निकालो, मैरिड भी हो, बच्चे भी हैं, तो भी आप 2 घंटे 1.5 घंटे निकालने में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकल सकता है टाइम। थोड़ा सा टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप चेक करो कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो आप अपने जो एक्टिविटीज़ है उसका लॉग मेंटेन कर सकते हो। मतलब आप लिख के देखो कि भाई मैं अपना टाइम जो है डेली की डेली किस काम में यूज़ कर रहा हूँ। तो डेली की डेली अगर आप लॉग मेंटेन करोगे तो आपको कुछ वेस्टेज वाली जगह मिल जाएगी कि भाई मेरा टाइम जो है इधर ख़राब हो रहा है। तो उस जगह पे आप थोड़ा सा कुछ महीने के लिए संयम रख के, ठीक है, अपने टाइम का सही तरीके से यूज़ करिए और एग्ज़ाम टाइम पे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।